नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। हमने इसके पहले इकोलॉजी में 24 लेक्चर तक देखा है। 24 लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो आपकी एजेंसियां हैं वो कैसे काम कर रही हैं किसी पोल्यूशन को कम करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसमें उसी एजेंसी को थोड़ा सा और डिटेल में अच्छे से देखेंगे। जैसे मैंने बताया था इसके पहले 24 लेक्चर में कि सेंट्रल या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या होता है, कब बना था, एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक संगठन है। इसका गठन 1974 में हुआ था। रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। वायु रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण, इसके भी जो अधिनियम बना था 1981 1981 के अधीन शक्तियाँ तथा कार्य ये भी किसको सौंप दिए गए थे, वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। ये हमारा लेक्चर 25 होगा। 24 लेक्चर में हमने ये सब जान लिया था, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम इसके अंतर्गत क्या क्या है। जैसे कि इसके पहले भी हमने थोड़ा सा इसी से रिलेटेड एक चीज़ देखी थी, राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम। ये देखिए, यहाँ पे हमने ये पूरा देख लिया है। ये देखिए, अगर हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट उसमें ऐड होंगे तो बात वही है, लेकिन वही सेम पॉइंट यहाँ पर भी रिपीट हो रहे हैं राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम में, ठीक। राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक, ये भी हमने देख लिया था, इसमें क्या था क्या नहीं था। ये सारी चीज़ें एक्चुअल में क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि पीडीएफ में बहुत जगह पे रिपीटेशन आ गई है। तो रिपीटेशन इन द सेंस ये है कि मतलब ये जैसे किसी क्रम में लेके आ गए हैं। जैसे मान लो जो ऊपर बताया तो किसी के संदर्भ में बता दिया, नीचे बता रहे हैं ना, तो वो एक क्रम में उन्होंने कौन कौन सी एजेंसियां काम कर रहे हैं इसके पीछे इसके लिए, तो अब वही चीज़ वहाँ पे लिख दी संदर्भ में, उसके बाद यहाँ नीचे उसी क्रम में बताना पड़ रहा है। तो जब रिपीटेशन हो जाता है तो उसको इसीलिए छोड़ना पड़ता है। अब सेम ही चीज़ ऊपर बता रखी है। अब ये भी बता दिया राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचांक में कौन कौन सी चीज़ें थी। हाँ, इनमें क्वेश्चन कैसा आया था ये भी मैंने बताया था आपको कि यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था 16-17 के बीच में, उस वहाँ पर क्या पूछा था और किस ऑप्शन को आपको पिक करना था वो भी हमने इसके पहले के लेक्चर में बताया है आपको। लेकिन जो 8 प्रदूषण का तत्व है एक बार फिर से देख लीजिए। PM10 है, PM2.5 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है तथा लेड के आधार पर वायु गुणवत्ता की 6 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, अच्छी 0 से 50 तक, संतोषजनक 51 से 100 तक, सामान्य प्रदूषण 101 से 200 तक, और खराब जो होते हैं वो 201 से 300 तक। उसके बाद बहुत खराब जब आ जाए 301 से 400 तक। इसी प्रकार से गंभीर की बात करें 401 से 500 तक। तो ये बेसिकली जो गंभीर मामला आता है आपका, ये आता है इधर गाज़ियाबाद के साइड में और थोड़ा दिल्ली के आउटर साइड में जो चारों तरफ हैं, गुड़गांव साइड में, इस टाइप में सबसे खराब गंभीर स्थिति वहाँ बनी रहती है। अब इसी प्रकार से देख लेते हैं सरकार की पहल क्या है। सरकार ने अभी तक इन चीज़ों के लिए क्या किया है। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन लॉन्च किया है सरकार ने। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण बनाया है सरकार ने। उज्ज्वला योजना सरकार लेके आई है। अब नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान में हम क्या कर सकते हैं वो देख सकते हैं। यह एनवायरनमेंट फ्रेंडली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के उद्देश्य से लाया गया था। 2020 तक 1.5% कार्बन डाइऑक्साइड को रोका जाना था इसके द्वारा। ये जो मुहिम लाई गई इसका मेन पर्पस था कि जो वाहन चलते हैं रोडों पे वो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक वाहन में तब्दील कर सकें ताकि डीजल और पेट्रोल की खपत कम हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब डीजल और पेट्रोल की खपत कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा वातावरण में जाने से रोका जा सकता है। उसके बाद फिर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसकी स्थापना राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2002 से हुई। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं। यूपीपीसीएस में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। और
इनके अध्यक्ष का भी नाम यूपीपीसीएस पूछ लेता है डायरेक्ट, अभी कोई आदर्श कुमार करके हैं, ठीक है। तो यहाँ से अधिनियम कब बना, ईयर और उनके अध्यक्ष, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद यह पर्यावरण रक्षा है तो स्थापित एक अर्ध न्यायिक निकाय है। ये मैंने जैसे कि बताया, ये पूरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन निकलने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। उज्ज्वला योजना सरकार लेके आई, इसके अंतर्गत रसोई गैसों की उपलब्धता सुनिश्चित कर सरकार इंडोर प्रदूषण को कम करने का प्रयास कर रही है। बेसिकली क्या हुआ है इस योजना के अंतर्गत, सुना आप सब ने होगा और लाभार्थी भी हो सकते हैं, हम सब लोग होंगे उसमें से। तो पूरे देश भर में जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है वो गैस और चूल्हे का वितरण हुआ है। ये अलग की बात है कि आज गैस का दाम इतना ज़्यादा है कि उसको परचेज करना नॉर्मल इंसानों के बस की बात नहीं है, कि कोई बहुत ज़्यादा गरीब हो और उसको वितरण तो कर दिया गया, सब्सिडी भी दी गई, लेकिन वो फिर से उसको रिफ़िल करवा ले, ये सुविधा शायद उसके पास ना हो, क्योंकि 1000 रुपये 1100 रुपये में सिलेंडर है। तो अब अगर कोई भरवाता भी है तो पूरी पूंजी उसी में लगा दीजिए, जिसकी पूरी कमाई ही 3000 रुपये हो, वो पूरी पूंजी लगा के कैसे भरवाएगा। प्रदूषण कम होगा, सच बात है। और जो गांव-गांव बीमारियां फैलती थी, बहुत लोगों को कैंसर हो जाता था, बेसिकली वहाँ से भी तो वही चीज़ निकल रही है। जो पूरी तरह से लकड़ियाँ जल रही हैं, और लकड़ियाँ जलती हैं तो सीधी बात है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा निकल रही है। तो ये चीज़ें कारगर तो हुई हैं, लेकिन पूर्णतः नहीं। हाँ, ये जो अभी करने की क्या आवश्यकता है वो कह सकते हैं, तो वो ये है जन भागीदारी की आवश्यकता है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि सरकार द्वारा वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रयास किए गए हैं, परंतु अपेक्षित सफलता प्राप्त तो नहीं हुई है। सही, जैसे कि मैंने पहले बताया, उद्योग जगत, वाहन, घरेलू ईंधन, पराली जलाना इत्यादि अभी भी दैनिक प्रदूषण का कारण है। अतः ऐसे में आवश्यक है कि स्वच्छ भारत मिशन की तरह प्रदूषण के लिए भी जन आंदोलन चलाया जाए, ठीक। प्रदूषण जैसे समस्या के लिए व्यावहारिक परिवर्तन कारगर उपयोग में लाए गए हैं, ठीक। लोगों को निम्न कार्यों के द्वारा व्यावहारिक परिवर्तन करना होगा, जैसे निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना, पराली को जलाने से बचाना, वृक्षारोपण, वनों की कटाई न करना, घरेलू ईंधन का कम उपयोग, जनसंख्या नियंत्रण किया जाए। ये पॉइंट आप मेंस में ही यूज कर सकते हैं, जैसे जनसंख्या नियंत्रण करना, घरेलू ईंधन का कम उपयोग, वन कटाई न करना, वृक्षारोपण, पराली जलाने से बचना। देखिए ये रॉ मटेरियल की तरह यूज होते हैं। देखिए मेंस का पूरा पूरा सीधा सा जो कॉन्सेप्ट बनता है वो ये है कि उसके कॉन्सेप्ट में हमें ये रॉ मटेरियल यूज करना है, और इसी के साथ में हमें लिंक करना है करंट अफेयर को। रॉ मटेरियल ये है कच्चा मटेरियल, मतलब कि पूरा ये बेस हो जाएगा आपका, और उसके बाद उसको करंट अफेयर से लिंक करके आप मिला करके लिख दीजिए। इसको आप एक छोटे से डायग्राम के फॉर्मेट में लिख सकते हो। भाई चार्ट बना लो, इस टाइप का कुछ चार्ट बनाओ, इस टाइप का कुछ चार्ट बना के ऐसे ऐसे करके डाल दो। यहाँ पे कोई पॉइंट लिखो, यहाँ पे कोई पॉइंट लिखो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, फिर बीच में लिख दो और उन्हीं से कनेक्ट करवा दो। तो उससे ये हो जाएगा कि नॉलेज तो है ही, करंट से इंटरलिंक भी कर दिया है, और कुछ बेसिक पॉइंट जो होने चाहिए, जो नीड होनी चाहिए, जो समझ होनी चाहिए किसी सब्जेक्ट के विषय में, वो भी हमें या बच्चे को है। ऐसा ये इसीलिए कहा जाता है कि बाकायदे अच्छे से डायग्राम वाग्राम बना के दिया जाए। हर 20 क्वेश्चन में तो नहीं है। अब आ जाते हैं हम जल प्रदूषण की बात करते हैं। देखिए जल प्रदूषण क्या है, वर्तमान में वायु प्रदूषण से ज़्यादा तो खतरा तो मैं कहता हूँ किसी चीज़ को नहीं, क्योंकि वायु तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन जल प्रदूषण भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना पानी के भी तो जिंदा नहीं रह सकते, हवा के बिना तो 1 मिनट भी नहीं रह सकते। वही बात आगे देखते हैं कि पानी में कुछ पदार्थ जैसे जैविक, अकार्बनिक, जैव और अजैविक, रेडियोलॉजिकल गर्मी का मिलना जो पानी के गुणवत्ता को कम करता है ताकि उपयोग के लिए अयोग्य हो जाए। ऑक्सीजन का उपयोग करके सूक्ष्म जीवों द्वारा पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ के अपघटन की प्रक्रिया को हम पूर्ण करते हैं। फिर से सुन लीजिए, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं जिससे जो सूक्ष्म मतलब कि ये छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, इस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो हमें आपको दिखाई नहीं देते हैं, ये पानी के अंदर होते हैं, और उनको क्लीन करने का काम ये इनके ही द्वारा होता है। 8.0 मतलब 8
मिलीग्राम लीटर से नीचे की मात्रा घुलित ऑक्सीजन वाले पानी को दूषित माना जा सकता है। इससे नीचे सामग्री अर्थात 40 मिलीग्राम लीटर वाला पानी अत्यधिक प्रदूषित माना जाता है। तो ये याद रखिए आप कि 8 मिलीग्राम लीटर से नीचे की मात्रा जो घुलित ऑक्सीजन होती है इसमें वाले पानी को दूषित माना जा सकता है। इससे नीचे सामग्री अर्थात 40 मिलीग्राम लीटर वाला पानी अत्यधिक प्रदूषित माना जा सकता है। जैविक कचरे द्वारा जल प्रदूषण को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD जिसको बोलते हैं, यूपीएससी ने इस पे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है। BOD क्या होता है इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ रखा है, इसको भी आगे डिटेल में पढ़ा जाएगा। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के हिसाब से मापा जाता है। BOD पानी में मौजूद जैविक कचरे को विघटित करने में बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है। फिर से सुन लीजिए कि BOD क्या है। जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात कर रहे हैं, उसमें यह कह रहा है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पानी में मौजूद, इसके अंदर मौजूद जैविक कचरे, जीवित कचरे जो होते हैं, जैविक का मतलब समझ सकते हैं ना, मैंने बताया था अजैविक और जैविक में डिफरेंस है, तो वो जैविक की बात कर रहा है जिसमें जीव होते होंगे। जैविक कचरे को विघटित करने में, जब जैविक कचरे को विघटित मतलब डिकम्पोज किया जा रहा है, मतलब उनको ख़त्म किया जा रहा है, विघटित करने में बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक जितनी ऑक्सीजन चाहिए, घुलित ऑक्सीजन चाहिए, वही उसी को हम लोग BOD बोलते हैं। लेकिन अभी इसका आगे और लंबा एक्सप्लेनेशन BOD का मिलेगा। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में COD में क्या होता है कि पानी में प्रदूषण के बोझ को मापने के लिए, ध्यान दीजिएगा कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, एक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में क्या होता है कि पानी में प्रदूषण के बोझ को, जो पानी में प्रदूषण का जो बोझ है, मान लीजिए आपके सर पे कोई बोझ हो तो वही बोझ की बात यहाँ भी कर रहे हैं, को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला थोड़ा बेहतर तरीका है। यह पानी में मौजूद कुल कार्बनिक पदार्थ यानी बायोडिग्रेडेबल, जैसे मैंने बोला डिकम्पोजर टाइप का, उसी बायोडिग्रेडेबल जो ऑटोमेटिक हो जाए, और नॉन बायोडिग्रेडेबल के ऑक्सीकरण की आवश्यकता के बराबर ऑक्सीजन का पैमाना है। मतलब दो चीज़ याद रखिए, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के ऑक्सीकरण की जो आवश्यकता के बराबर ऑक्सीजन लगती है, उसी का यह पैमाना है। किसका? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पारा दूषित मिनीमाटा खाड़ी से पकड़ी गई मछली के सेवन के कारण मिनीमाटा रोग एक क्रिपलिंग विकृति है। कैडियम से दूषित पानी से इटाई रोग भी होता है। यहाँ से यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ में यूपीपीसीएस से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कैडियम से दूषित पानी से इटाई रोग भी हो सकता है, ठीक है, जिसे आउच रोग या हड्डियों और जोड़ों की दर्दनाक बीमारी और फेफड़ों और जिगर का कैंसर भी कहा जाता है। इसी प्रकार से शीशे के यौगिक के कारण खून की कमी, सिरदर्द, मांसपेशियों की शक्ति की हानि और गम के चारों ओर नीले रंग की रेखा जैसे समस्या का जन्म हो सकता है। मतलब बीमारियां ही बीमारियां पैदा हो सकती हैं। पीने के पानी में अतिरिक्त नाइट्रेट, अब याद रखिए कि नाइट्रेट जो बीमारी है आपकी, वो पूछा गया है यूपीपीसीएस 2021 के पेपर में पूछा गया है। यूपीपीसीएस 2021 के पेपर में ये पूछा गया है। ये पीने के पानी में अतिरिक्त नाइट्रेट, मतलब नाइट्रेट की जो बीमारी होती है वो पीने के पानी वाले में होती है। तो इस पे भी काफ़ी विवाद हुआ था। उस क्वेश्चन को कुछ अलग प्रकार का आंसर दिया गया था, हर आयोग में जैसा होता है वैसे ही। तो पीने के पानी में अतिरिक्त नाइट्रेट हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है ताकि इसे गैर कार्यात्मक मिले हीमोग्लोबिन का रूप दिया जा सके और ऑक्सीजन परिवहन को खराब कर दिया जाए, और इस स्थिति को मेथामोग्लोबाइनेमिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा,
वर्ड थोड़ा लंबा है, तो एक बार में ना पढ़ के एक बार में पढ़ा भी नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें एग्जैक्ट पढ़ सकते हैं। मेथेमोग्लोबाइनेमिया वो साइंटिफिक नाम होगा, लेकिन इसको अगर आप ये याद रखते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है, तो वो जल प्रदूषण से होता है, वो भी नाइट्रेट वगैरह इन चीज़ों की उसमें ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया पूछा गया है, भूजल के अतिदोहन से मिट्टी और चट्टान के स्रोतों से आर्सेनिक की लीचिंग हो सकती है और भूजल दूषित हो सकता है, और आर्सेनिक के लिए पुराने जोखिम भरे फुट एंड माउथ रोग का कारण बनता है। इससे डायरिया, पेरिफेरल न्यूरोराइट्स, हाइपर कैरोटोसिस और फेफड़े और त्वचा कैंसर भी हो सकता है। तो मतलब जल प्रदूषण एक ऐसा प्रदूषण है कि आप ये समझिए कि भाई हम जल को प्रतिदिन, प्रति घंटे भी कह सकते हैं, प्रति मिनट ग्रहण कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति ग्रहण कर रहा है। हम आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई पानी पी रहा होगा, तो ये पूरे विश्व के लिए है। तो जल मतलब जल प्रदूषण जो है वो विश्व का सबसे खतरनाक जो है प्रदूषण हो सकता है। ठीक, अब हम बात करते हैं जल प्रदूषकों का वर्गीकरण कैसे किया जाए। तो जल में व्यापक रूप से पाए जाने वाले कार्बनिक, अकार्बनिक रसायनों, रोगजनों, भौतिक अशुद्धियों और तापमान वृद्धि जैसे संवेदी कारकों को जल प्रदूषण में शामिल किया जाता है। अब आ जाइए इसके कुछ मानदंड और इसका वर्गीकरण करते हैं। मतलब जल प्रदूषकों को उनके गुणधर्म और उनके आचरण के आधार पर हम लोग उनमें कुछ वर्गीकरण करेंगे। जैसे 3 प्रकार के वर्गीकरण किए जा सकते हैं। पहले भौतिक प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण के अंतर्गत जैविक क्या होता है और रासायनिक क्या होता है। तो भौतिक की बात करें तो भौतिक प्रदूषकों में उन पदार्थों और अवयवों को सम्मिलित किया जाता है जो जल के रंग, गंध, स्वाद, प्रकाश, भेदता, संवाहक, कुल ठोस पदार्थ और उसके समान तापक्रम इत्यादि को प्रभावित करते हैं। किस किस को प्रभावित करते हैं? तो पहला जल के रंग, गंध, स्वाद, प्रकाश, भेदता, संवाहक, कुल ठोस पदार्थ, इन सब को। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, इनमें कुछ मुख्यतः जलमल, गाद, सिल्ट के संपादित ठोस, तरल अथवा अन्य घुले कणों के अलावा कुछ विशेष दशाओं में ताप, शक्ति, बिजली ग्रह, औद्योगिक इकाई से निकले प्रदूषित अवशेष इत्यादि शामिल होते हैं। इन भौतिक प्रदूषकों में शामिल क्या क्या हो सकते हैं, तो वही बता रहे हैं ये। इनमें शामिल हो सकते हैं जलमल, गाद, सेल्ट, संपादित ठोस, तरल, अन्य घुले का कुछ कण हो सकते हैं जो कि निकलते हैं कहाँ से, औद्योगिक इकाइयों से, बिजली घर से, ताप शक्ति केंद्रों से निकल सकते हैं। इसी प्रकार से जैविक प्रदूषक की बात करें जल प्रदूषण के अंदर ही, तो जैविक प्रदूषकों में उन अवांछित जैविक सामग्रियों को सम्मिलित किया जाता है जो जल में घुलनशील, ऑक्सीजन, जैविक ऑक्सीजन मांग, रोगकारक क्षमता इत्यादि को प्रभावित करते हैं। इनमें जैविक सामग्रियां रोगकारक जीवाणु, कालीफर्म, बैक्टीरिया, शैवाल, जलकुंभी, जलीय फर्न, परजीवी कीड़ों के अलावा जलप्लावक इत्यादि प्रमुख हैं। रासायनिक प्रदूषण की अगर हम बात करें तो रासायनिक प्रदूषण में मुख्यतः कार्बनिक, अकार्बनिक रसायन, भारी धातुएं तथा रेडियोधर्मी पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार से आगे देखें तो ये प्रदूषक जल की अम्लता, क्षारीयता एवं उसकी ठोसता, रेडियोधर्मिता, विलीयता, ऑक्सीजन की उपलब्धता, रासायनिक ऑक्सीजन की मांग इत्यादि को प्रभावित करते हैं। तो फिर से देख लीजिए रासायनिक प्रदूषक क्या करता है, कार्बनिक, अकार्बनिक रसायन, बाहरी धातुओं, रेडियोधर्मी पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है इसमें। साथ ही अम्लता, क्षारता, उनकी कठोरता, रेडियोधर्मिता, विलेयता, ऑक्सीजन की उपलब्धता इत्यादि की जो मांगे होती हैं उनको भी ये प्रभावित करता है। कौन? रासायनिक प्रदूषक। अब आगे आ जाइए, जल प्रदूषण के अंदर ही भारत में जल प्रदूषण के कारण क्या हैं? औद्योगिक कूड़ा, जैसे कि आप सबको पता है औद्योगिक कूड़ा बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियाँ, मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियों के पानी की गुणवत्ता में कमी, सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों जैसे पानी में शव का बहना और नहाने, कचरा फेंकने इत्यादि से तेल का रिसाव, एसिड रेन, ग्लोबल
वार्मिंग, यूट्रोफिकेशन, औद्योगिक कचरे के निपटन की अपर्याप्त व्यवस्था, डीनाइट्रिफिकेशन, ये सारी चीज़ें इनके लिए जिम्मेदार हैं। अब आ जाइए, जल प्रदूषण का प्रभाव क्या हो सकता है। तो प्रभाव ये होगा कि पारिस्थितिकी संतुलन की बात करें, समुद्री पारिस्थितिकी संतुलन खराब कर देता है। ये समुद्री जीवों और वनस्पतियों पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। ठीक है, मनुष्यों में हैजा, पेचिश, क्षय, उदार संबंधी समस्याएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। जल प्रदूषण के जल का सेवन करने से गर्भवती महिलाओं की संतानों में विकार उत्पन्न हो जाता है और यहाँ उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इस प्रकार का जो प्रदूषण होता है उससे स्वास्थ्य पारिस्थितिकी दोनों समस्याएं हो सकती हैं। 2016 में सुरक्षित जल और स्वच्छता के अभाव के कारण प्रति व्यक्ति रोग का प्रभाव परिमाण भारत में चीन की तुलना में 40 गुना और श्रीलंका की तुलना में 12 गुना है। मतलब भारत में प्रति व्यक्ति जल प्रदूषण का प्रभाव चीन की तुलना में 40 गुना और श्रीलंका की तुलना में 12 गुना अधिक है। भारत में जल जनित रोगों के कुल मामले लगभग 2 करोड़ के आसपास हैं, जिनसे प्रतिवर्ष लगभग 2000 से 3000 मृत्यु हो जाती है। जल उपलब्धता की एवं मांग क्या हो सकती है। संपूर्ण जल का लगभग 97.25% मतलब 97.25% हिस्सा महासागरों में विद्यमान है, जो खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं है। शेष 2.75% पेयजल सतही एवं भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जैसा कि आप सबको पता है, आपने अक्सर इस फिगर को देखा होगा कि एक फिगर इस टाइप का बना होता है जब आप NCERTs पढ़ते हैं, तो उसमें यहाँ पर भी कई कॉलम बने होते हैं, लेकिन ये हिस्सा जो होता है वो किसका बना होगा, ये महासागर का। किसका? महासागर का। तो ये वही इंगित करता है। यहाँ पर ये 2.75 है और ये आपका 97.25% एग्जैक्ट डेटा है। ठीक है, इतना ही पानी पाया जाता है। मृद होने के कारण यह जल पीने और अन्य कार्यों के लिए सर्वथा उपयुक्त होता है। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी का कुल 8.4 घन किलोमीटर स्वच्छ जल विशेषता हिमपेटियों और हिमनादों, नदियों, झीलों, झरनों, तालाबों, जलाशयों, सतही धरातल के भूमिगत जल के बीच में पाया जाता है। भूगर्भ में भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। सबसे शुद्ध जल पूछा गया है क्वेश्चन, सबसे शुद्ध जल कहाँ पाया जाता है, तो भूमि के नीचे पाया जाता है। ठीक है, हाँ, जल की उपलब्धता की मांग जैसे पढ़ रहे हैं तो ऊपर उसी का भी और डेटा आगे चल रहा है, लेकिन अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए, बोरियत ना महसूस करवाते हुए, क्योंकि दुनिया में सबसे कठिन काम पढ़ाई करना है, ना करवाते हुए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।